सभी स्टूडेंट को वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखना और सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना। सभी जो इनऑर्गेनिक में जेड 2024 में जितने क्वेश्चनों की जहाँ से संभावना बनती है वो सारी इस एक ही वीडियो में है। तो एक आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको आराम से सीखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक जगह किए हैं जितने भी इनऑर्गेनिक में। इसका मतलब इस क्लास के अगर कॉन्सेप्ट आप सीख के जाते हो तो इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, एक एक बात मैं बताता हूँ। तो हम सब इम्पोर्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सारा क्रम बढ़ता हुआ आएगा। कहाँ से कहाँ? जैसे दाएं से बाएं जाएंगे, बताओ क्या होगा? क्या क्रम है? बढ़ेगा। चलो भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पहले हम ले रहे हैं अम्लीय गुण। अम्लीयता का क्या क्रम होगा? ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। अब बताओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्लीयता देखने के लिए क्या देखते थे? विद्युत ऋणता। साथ में क्या देखते थे? ऑक्सीकरण अंक। तो याद करो, मैं कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ बताता हूँ। विद्युत ऋणता ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए थी ज्यादा? एक तो बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था। पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा तो ईएन भी ज्यादा, और जहाँ ईएन ज्यादा होती थी वहां एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती थी? ज्यादा। इसका मतलब हाँ, अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होती थी? ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ लागू होता था? जब यौगिक कहाँ के होते थे? कौन से तत्वों के होते थे? एक ही आवर्त के। और यही बात कहाँ होती थी? एक ही वर्ग में। तो एक ही वर्ग में क्या देखी जाती थी? बोलो, बंदे सामर्थ्य। याद करो, एच एफ ज्यादा अम्लीय था या एच आई ज्यादा अम्लीय था? एच आई। तो यहाँ क्या देख रहे थे? बंदे सामर्थ्य। और आवर्त में क्या देखते हैं? विद्युत ऋणता। और विद्युत ऋणता सेम हो तो क्या देखते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। चलो देखे बताओ, ये लो, बोलो भाई। SiO2 में इनमें देखो क्या फर्क है। ये एक ही देखना, ये तीसरे आवर्त का है, ये दूसरे आवर्त का, ये दूसरे आवर्त का, और ये तीसरे आवर्त का। पहले देखो ऑक्सीकरण अवस्था। ये सारे के सारे ऑक्साइड है, अधातुओं के ऑक्साइड है। अधातुओं के यौगिक होते भी क्या है? अम्लीय। बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +6। यहाँ कितनी? +4, +5। यहाँ कितनी? +4। और यहाँ भी +4। इसका आकार बढ़ा तो इसकी ईएन क्या होगी? कम। इसका आकार छोटा तो इसकी ईएन क्या होगी? ज्यादा। अब बताओ, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? प्लस ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, ईएन भी बढ़ेगी, तो भैया अम्लीयता भी बढ़ेगी। अब बताओ, तो अम्लीयता का क्या ऑर्डर आया? कौन सा क्रम आया अम्लीयता का? बढ़ता हुआ क्रम। ऐसे अपने को सोल्व करना है एग्जाम में। अगला करो ऑर्डर देखो, MgO Al2O3 SiO2P4 देखते ही बताओ ये यौगिक कहाँ के हैं? ये ऑक्साइड एक ही आवर्त के। तो बोलो, एक ही आवर्त में जा रहे हो, या तो ईएन देख लो या ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। बताओ, इधर से इधर गए, बताओ क्या होता था? जेड इफेक्टिव बढ़ता था, ईएन भी बढ़ेगी, तो भैया अम्लीयता बढ़ेगी। तो बताओ, अम्लीयता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये मत बोलना ये तो उभयधर्मी है। अरे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, SnSb, इनके ऑक्साइड और चाहे हाइड्रोक्साइड हो, क्या होते थे? उभयधर्मी। बताओ ये कैसा? क्षारीय। अरे धातुओं के यौगिक तो होते ही क्या है? क्षारीय। और ये दोनों के दोनों क्या है? अम्लीय। हमें क्या अपनी हेडिंग क्या है? अम्लीयता का ऑर्डर देखना है। चलो, ये वाला भी हमने सीख लिया, ये वाला भी हमने सीख लिया। दूसरा बताओ, ये तो कई बार एग्जाम में आ गया, इनको देख के बता सकते हो ये कौन है? ये क्लोरीन के यौगिक है। क्लोरीन की कौन सी यौगिक? जहां ऑक्सीजन भी आती है और हाइड्रोजन भी आती है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। और याद करो, अधातुओं के हाइड्रोक्साइड क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल। क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल। तो दोबारा देखो, ये क्लोरीन का हाइड्रोक्सी है, ये भी क्लोरीन का हाइड्रोक्सी, ये भी क्लोरीन का हाइड्रोक्सी, ये क्लोरीन का हाइड्रोक्सी। अब आपको पता है अधातुओं के हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। इनकी भी अम्लीयता, विद्युत ऋणता या ऑक्सीकरण अवस्था से देखी जाती है। अब सेंटर एटम तो क्या हो गया? सेम हो गया। अब तो क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। याद करो, इसका ऑक्सीकरण कितना आएगा? +1। इसका कितना आया? +3। इसका कितना आया? +5। और इसका कितना आया? +7। बोलो भाई, इधर से इधर गए, क्या हो रहा है? प्लस ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। बताओ, ईएन भी बढ़ेगी, तो बताओ अम्लीयता बढ़ेगी। इसका नाम क्या था?
हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका क्लोरस अम्ल, इसका कैलोरिक अम्ल, इसका पर कैलोरिक अम्ल। तो कई बार हिंदी में भी दे देता है, नाम भी दे देता है, तो भी अपने को ऑर्डर आना चाहिए। तो क्या क्रम होगा? ये वाला अम्लीयता का क्रम होगा। अगला क्वेश्चन, चलो भाई बताओ, देखिए कौन सी यौगिक है, एक ही आवर्त के हाइड्राइड है। याद करो, एक ही आवर्त के हाइड्राइडों में बाएं से दाएं जाते थे। याद करो क्या होता था, बोलो। जेड इफेक्टिव बढ़ता था, ईएन भी बढ़ेगी, तो भैया अम्लीयता भी बढ़ेगी। तो बताओ लगातार क्या आएगा? अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। बताओ ये भी कहाँ है? एक ही आवर्त के हैं, ये थे दूसरे आवर्त के और ये है तीसरे आवर्त के। चलो भाई बताओ, वही एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो। बताओ जेड बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ईएन भी बढ़ेगी, तो बोलो भाई क्या होगा? अम्लीयता भी बढ़ेगी। तो ये लो, अम्लीयता का क्रम भी लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन एग्जाम्पल से बाहर एग्जाम्पल आता ही नहीं है इनऑर्गेनिक में। बताओ ये देखो, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये एक ही आवर्त के नहीं है, एक ही वर्ग के हैं। अब यहाँ क्या देखेंगे? अब यहाँ क्या देखते थे? बंधे सामर्थ्य। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ेगा, बंध सामर्थ्य क्या होगी? कम। छोटे छोटे परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध क्या होता है? मजबूत, स्ट्रांग होता है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। एक एच है और एक एच आई है, एच आई का बंध आसानी से टूट जाएगा। अच्छा अम्ल कौन होता है? जो आसानी से H+ देता है। एच एफ आसानी से देगा, एच आई, एच आई। तो देखना, याद रखना, एक ही वर्ग की हाइड्राइड है, एक ही वर्ग की हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। क्या कारण था? आकार बढ़ता था, बंध सामर्थ्य घटती थी, H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती थी। आप जल्दीबाजी के चक्कर में ये गलत कर सकते हो कि HF ज्यादा अम्लीय होगा या HI। तुम्हारे दिमाग में विद्युत ऋणता आ सकती है, तो तुम आंसर HF करके आ सकते हो। याद रखना, अम्लीयता का पहले से देखो कि वो ऑप्शन सारे एक ही वर्ग के हैं या एक ही आवर्त के हैं। एक ही आवर्त के तो क्या देखोगे? विद्युत ऋणता। और एक ही वर्ग के हो तो क्या देखोगे? बताओ, बंधे सामर्थ्य। अम्लीयता के ऑर्डर में आपसे यहाँ गलती हो सकती है, इस गलती को ध्यान देना, एक बार नोट करना, सफेद कागज पे लिखते रहना कि एग्जाम पहले अपने को इसको दोबारा देखना है, यहाँ गलती हो सकती है दोबारा। ये तो अमोनिया वाला भी आ सकता था, NH3 PH3 AS3 SbH3, मतलब चाहे वो 15वें वर्ग का हाइड्राइड हो अधातुओं का, चाहे 16वें वर्ग का हो, चाहे 17वें वर्ग का हो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं के हाइड्राइडों की अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है? बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ये है सारे के सारे क्या है? लुईस अम्ल। अष्टक अपूर्ण, अष्टक अपूर्ण, अष्टक अपूर्ण, अष्टक अपूर्ण। याद करो, यहाँ इधर से इधर जाने पर क्या होता था? लुईस अम्ल सामर्थ्य का मान बढ़ता था। क्या कारण है? देखो, लुईस अम्ल सामर्थ्य का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है? ये लो, BF3 में क्या है? ये लो, और BI3 में क्या है? देखो भैया, बोरोन के पास इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p, p के पास होता है खाली ऑर्बिटल, और इस हेलोजन के पास होता है लोन पेयर। इसका छोटा आकार होता है फ्लोरीन का, तो ये इस खाली कक्षक में आसानी से क्या दे देता है? लोन पेयर दे देता है इसको, और क्या बना लेता है? पाई बॉन्ड बना लेता है। ये पीछे से लोन पेयर देता है सेंटर एटम को, इसको बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। पीछे से पाई पाई बैक बॉन्डिंग, पाई पश्च आबंध, इसका मतलब यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और वो इजीली हो जाता है। ऐसा होने से इसका अष्टक क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब बताओ, जिसको इजीली, जिसका छोटा आकार है, आसानी से लोन पेयर प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब इसका तो अष्टक पूरा हो गया। ये तो अच्छा लुईस अम्ल है? नहीं है। यहाँ आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है, तो क्या नहीं हो पाता आसानी से? पाई बैक बॉन्डिंग आसानी से नहीं हो पाती। इसका मतलब यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती, यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है। इसका मतलब अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। अब बताओ, BF3 अच्छा लुईस अम्ल है, BI3 अच्छा लुईस अम्ल है? BI3 अच्छा लुईस अम्ल है। इसको नोट कर लेना, इसका ऑर्डर लिखना, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लुईस अम्ल सामर्थ्य का क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही क्वेश्चन अम्लीयता के इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अम्लीयता के क्रम में इनऑर्गेनिक के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अगला, चलो
पहला हेडिंग अपनी पूरी हुई अम्लीयता, दूसरी हेडिंग है अपनी बंद कोण, बॉन्ड एंगल। याद करो, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में बॉन्ड एंगल देखने का पहला तरीका होता है उस सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, संकरण देखो। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उस सेंटर एटम पर लॉन पेयर देखो, फिर उस सेंटर एटम की ईएन देखो, फिर सेंटर एटम की ईएन भी सेम है ना, तो फिर पार्श्व परमाणु का आकार देखो। ये बॉन्ड एंगल देखने का ऑर्डर होता है। पहले संकरण निकालो, फिर संकरण सेम आ जाए तो फिर लोन पेयर देखो। एक लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल में कितनी कमी होती है? 2.5। एक अगर लोन पेयर आ रही है तो बॉन्ड एंगल में कितने की कमी आएगी? लगभग 2.5 डिग्री की कमी आएगी। फिर सेंटर एटम की ईएन देखो, ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। फिर पार्श्व परमाणु का आकार बड़ा, प्रतिकर्षण ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। चलो पहला ऑर्डर देखो। पहले में देखो हाइब्रिडाइजेशन, एल्केन में sp3 है, एल्कीन में sp2 है और एल्काइन में sp है। अरे इनकी स्ट्रक्चर ऐसे बना लो ना, एल्काइन ये लो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये लो, ऐसे देख लो अपने आप, और ये लो। बताओ यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आता था? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ आता था 120 डिग्री और यहाँ आता था 180 डिग्री। जहाँ भैया आज संकरणी अलग अलग है। याद करो, बॉन्ड एंगल क्या होता था? परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। तो बताओ यहाँ बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर आएगा? CH4, C2H4 और C2H6। ज्यादातर अपने जेट में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है भैया, ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तो संकरणी अलग अलग है, संकरणी अलग अलग देख लो। यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp है। यहाँ बॉन्ड एंगल 180 आया, यहाँ 120 आया और यहाँ तो 109 आया। दोबारा देखो, चेक करो। अब अगला एग्जाम्पल बोलो भाई। H2O का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। अमोनिया का भी sp3, CH4 का भी sp3 और CO2 का sp। ये क्वेश्चन जेट में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है भाई। आज तक अगर बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया तो यही आया है। बोलो भाई, यहाँ तक तो संकरण सेम है भैया, इसका तो संकरण ही sp है। यहाँ तो बॉन्ड एंगल ही कितना? 180। या कितना एग्जैक्ट, कोई लोन पेयर नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में एक लोन पेयर आने के कारण क्या हो गया? कम। 109 होना चाहिए था लेकिन होता कितना है? 107। यहाँ दो लोन पेयर आने के कारण 5 क्या हो गया? कम। लगभग कितना होता था? 104.5 डिग्री। अब बताओ क्या ऑर्डर आया? आगे आगे CO2, फिर CH4, फिर अमोनिया, फिर H2। ये तीनों ज्यादा आते हैं, ये तीनों। तो बताओ यहाँ तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ एक लोन पेयर आ गई तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम। यहाँ दो लोन पेयर आ गई तो और क्या हो गया? कम। तो बॉन्ड एंगल का ऐसा क्वेश्चन आता है, बंद कोण का ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप ध्यान से देखते जाओ। बस सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में इनऑर्गेनिक के। बताओ NO2 माइनस, NO2 और NO2 प्लस। अब बस हमें कुछ नहीं देखना ना, अपने को पहले क्या देखना है? संकरण। बताओ भाई संकरण कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? V प्लस एम माइनस C प्लस A/2 लगाओ। V तो कितना? 5 प्लस M कितना? 0 माइनस C कितना? 0। N9 कितना? 1/2। बताओ कितना आया? 3। 3 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? sp2। अगला बताओ क्या आया? बताओ 5 प्लस 0 माइनस 0 प्लस भी 0 है अपॉन 2, कितना आया? 2.5। याद करो, NO2 में एक इलेक्ट्रॉन होता था, विषम इलेक्ट्रॉन, उसको ज्यादा वितरणी खींचता था। इससे जस्ट अगला लेते थे। अगला कितना? 3। बोले तो कौन सा? बताओ यहाँ भी कौन सा आ गया संकरण है? sp2। यहाँ देखो, बताओ 5 प्लस 0, बताओ मोनोवेलेंट 0 माइनस क्या? V प्लस एम माइनस C प्लस A/2। बताओ कितना आया? 2। 2 बोले तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया? sp। बोलो ना भाई, आगे आगे कौन सा आएगा जिसमें संकरण कौन सा होगा? sp में कितना आता है? 180। यहाँ कौन सा आया? बताओ sp2। और यहाँ अगर इसको नहीं देखते थे तो कितना आता? बताओ वही। अगर इसको 2.5 की जगह 2 मानते तो कितना आता? वही sp आता। लेकिन यहाँ आ कितना रहा है? sp2। इसका मतलब ये तो कहाँ आएगा? पीछे ही पीछे। पर इसका ध्यान रखना, NO2 प्लस कहाँ आएगा? आगे ही आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो यहां से देखो, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। आपको पता है, ये लो H2O, H2S, H2SE। यहाँ हर जगह लोन पेयर तो सेम है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या हो रही है? कम। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड एंगल आता था कितना? याद करो, 104.5 डिग्री।
तीसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के नीचे वाले तत्व होते हैं ना, उनके साथ अगर हाइड्रोजन आता है ना, तो उनका बॉन्ड एंगल कितना आता है? उनका बॉन्ड एंगल आता है 90 से 92 डिग्री। दोबारा देखो एक बार, तीसरे आवर्त के अलावा, ये दूसरे आवर्त के अलावा तीसरे आवर्त और उनसे नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन के साथ आते हैं ना, तब उनका बॉन्ड एंगल आता है कितना? 90 से 92 डिग्री आता है। इसका मतलब H2O तो कहाँ आएगा? आगे आगे। और आप ऐसे देख लो, टॉप टू बॉटम जाओगे, जेड इफेक्टिव घटेगा, EN भी घटेगी, तो बताओ बॉन्ड एंगल भी घटेगा। दोबारा सीखो, संकरण सेम आ गया। दूसरा क्या देखते थे? लोन पेयर भी सेम आ गया। अब क्या देखा? केंद्रीय परमाणु की EN क्या हो रही है? कम, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? कम। तो देख लो, H2O का आगे आगे, फिर H2S, फिर HCl। यहाँ भी सेम ही है। बताओ, लोन पेयर सेम है, तो बताओ पहले तो दोबारा सीखो, संकरण सेम है sp3, अरे 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, संकरण सेम, लोन पेयर भी सेम। अब तो सेंटर एटम की EN ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। ये लो, सेंटर एटम की यहाँ EN ज्यादा है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ तो बहुत कम। ये लो, ये भी बॉन्ड एंगल का क्रम है। ये लो, अगला देखो, बताओ देखिए, लोन पेयर सेम। अब बताओ पहले, संकरण है क्या सेम? हाँ, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, संकरण सेम है sp3, लोन पेयर भी सेम, सेंटर एटम भी सेम, अरे केंद्रीय परमाणु भी सेम। अब क्या देखेंगे? पार्श्व परमाणु का आकार। क्या देखो, फ्लोरीन बढ़ा, आयोडीन बढ़ा? आयोडीन। तो देखो, पार्श्व परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो भैया बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। तो बताओ, ऑर्डर आ गया ना ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, दोबारा सीखो। संकरण सेम, केंद्रीय परमाणु पर है, लोन पेयर भी सेम, केंद्रीय परमाणु भी सेम, तो उसकी EN भी सेम। अब क्या देखेंगे? पार्श्व परमाणु का आकार। ये लो, पार्श्व परमाणु का आकार जैसे जैसे इधर जा रहे, क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। ये लो, संकरण भी सेम, लोन पेयर भी सेम, सेंटर एटम भी सेम। अब क्या देखेंगे? पार्श्व परमाणु का आकार, F बड़ा, CL बड़ा, CL बड़ा, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बॉन्ड एंगल के, एक क्वेश्चन बॉन्ड एंगल का ही पक्का आता है। अब दोबारा सीखो, यहां बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर आएगा? BF3, BCl3, BBr3 और BI3। बताओ देखिए, क्या देखोगे? पहला, संकरण सेम, लोन पेयर तो यहाँ है ही नहीं। अब भैया लोन पेयर ही नहीं है ना, प्रतिकर्षण लोन पेयर के कारण ही होता था, बॉन्ड एंगल में कमी लोन पेयर के कारण ही आती थी। यहाँ संकरण सेम है, लोन पेयर है नहीं। ये वाले कॉन्सेप्ट है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट, पार्श्व परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये कब काम के हैं? जब केंद्रीय परमाणु पर कम से कम क्या हो? एक लोन पेयर हो। यहाँ किसी प्रकार की लोन पेयर नहीं है, तो भैया इन सभी में बॉन्ड एंगल बिल्कुल क्या आएगा? एक समान। दोबारा सीखो, यहाँ केंद्रीय परमाणु पर किसी प्रकार का लोन पेयर नहीं है। वो पार्श्व परमाणु का आकार कब देखते हैं? जब केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक क्या होती है? लोन पेयर। यहाँ बताओ, किसी प्रकार की लोन पेयर है? नहीं है। सभी में संकरण सेम है, तो बताओ सारे बॉन्ड एंगल क्या आएंगे? सेम। ये गलती यहाँ हो सकती है। देखो, इसका ऑर्डर अलग आ रहा है ना, इसका ऑर्डर अलग आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ क्या है? लोन पेयर। यहाँ भी क्या थी? लोन पेयर। यहाँ क्या नहीं है? लोन पेयर है, नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार भी लगा लेना बॉन्ड एंगल का। तभी कह रहा हूं, इस क्लास से बाहर ट्यूशन भी नहीं जाएंगे। अगला बताओ, देखिए, लगाओ दिमाग, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। बताओ, संकरण हर जगह क्या है? अरे बोलो, संकरण हर जगह क्या है? सेम। अब बताओ, अब क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? लोन पेयर भी सेम है। अब क्या देखेंगे? केंद्रीय परमाणु की EN, केंद्रीय परमाणु भी सेम है। अरे है कि नहीं है? केंद्रीय परमाणु भी तो सेम है। अब क्या देखेंगे? पार्श्व परमाणु का आकार। बताओ, आकार में आगे आगे कौन है? अरे आगे आगे कौन है? CL, तो आगे CL वाला आगे 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 आया। अब देखो, इन दोनों में कौन आगे आएगा? अब आपको पता है, ये लो, अब देखना, एक मिनट, ये बात जरूर याद रखना, बॉन्ड एंगल केंद्रीय परमाणु के आकार के तो समानुपाती होता है, और केंद्रीय पार्श्व परमाणु है ना, उसकी विद्युत ऋणता की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दोबारा सीखो, सेंटर एटम अगर सेम आ जाए, तो वो बॉन्ड एंगल जो पार्श्व परमाणु है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, उसके आकार के तो क्या होगा? समानुपाती। लेकिन उस पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती। अब बताओ, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा और इसकी विद्युत ऋणता कम, तो बताओ आगे कौन आया? NCl3।
फिर NH3, फिर NF3। ये NF3 पीछे क्यों आया? क्योंकि पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। याद रखना, केंद्रीय परमाणु की ईएन के तो समानुपाती होता है, लेकिन पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली बात लिख लेना। ये दोनों बात है पार्श्व के लिए, पार्श्व परमाणु के लिए। पार्श्व परमाणु का आकार तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए? कम से कम। देखो, लोन पेयर हर जगह सेम है, दो दो लोन पेयर है, संकरण भी सेम है। ऑक्सीजन पर देखना है, देखो संकरण सेम, लोन पेयर सेम, केंद्रीय परमाणु भी सेम। अब क्या देखेंगे? केंद्रीय पार्श्व परमाणु का आकार तो बड़ा होना चाहिए और विद्युत ऋणता कम से। बताओ आकार किसका बड़ा? Cl का। इसकी क्या ज्यादा? En ज्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल के लिए। तो बंद कोण का क्रम चेक करना हो, हालांकि आपके इजी से लेकर हार्ड तक मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिए। आप पहले संकरण देखो, फिर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर देखो, लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल में क्या आती है? कमी। फिर केंद्रीय परमाणु की ईएन देखो, केंद्रीय परमाणु की ईएन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। फिर पार्श्व परमाणु का आकार देखो, पार्श्व परमाणु का आकार बड़ा तो प्रतिकर्षण ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बस इसको देख के लिखना, ये बॉन्ड एंगल होता है दो बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल, ये वाला होता है। आप पार्श्व परमाणु का आकार बड़ा, प्रतिकर्षण ज्यादा, तो भैया बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। अगर इस पर लोन पेयर आता है तो लोन पेयर इधर भी प्रतिकर्षण लगाती है, इधर भी प्रतिकर्षण लगाती है, तो बताओ बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम। याद रखना ये ऑर्डर लिख लो आप फटाफट।
हो गए नहीं तो। चलो भाई, अब आ जाओ, अगला पॉइंट है क्षारीय गुण। आपको 2-3 मिनट का टाइम दिया, इतने में आपने पीछे का भी पढ़ा होगा। क्षारीय गुण बताओ, देखिए वही बात, पहले अम्लीय गुण पढ़ा, बॉन्ड एंगल पढ़ा, पहले अब पढ़ रहे हैं हम क्या, क्षारीय गुण। बताओ देखिए, याद करो, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते थे, साइज बढ़ती थी, जेड इफेक्टिव घटता था, ईएन भी घटती थी, अम्लीयता घटती थी, क्षारीयता बढ़ती थी। तो बताओ क्षारीयता लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। पहला ऑर्डर क्या है, सही। ये भी देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वैसे धातुओं के यौगिक होते भी क्या है, क्षारीय, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो। बताओ क्षारीयता लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। बताओ कहाँ जा रहे हैं, आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, क्षारीयता बढ़ेगी। अब याद रखना, एस ब्लॉक की धातुओं के यौगिक डी ब्लॉक की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो बताओ इधर से इधर गए, बताओ क्या हो रही है, क्षारीयता लगातार बढ़ रही है। जहां आकार बड़ा होता है वहां क्षारीय गुण क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि आकार बड़ा होता है वहां आयनिक गुण क्या होता है, ज्यादा। और जहां आयनिकता ज्यादा, जहां आयनिक गुण ज्यादा, वहां क्षारीयता भी ज्यादा। तो ये भी क्या है, क्षारीयता का ऑर्डर। अगला ये लो, बताओ। हाँ, अगर अम्लीयता का पूछते, देखो एक बार क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना, अधिकतम क्षारीय है अधिकतम अम्लीय है तो उसमें ऑर्डर लिख लेना, फिर चेक करना। कोई जरूरी नहीं अम्लीयता ही पूछी, क्षारीयता ही पूछ सकता है। अब बताओ, अम्लीयता पूछता तो आगे आगे कौन आता, CO2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण क्या है, ज्यादा। अब बताओ इधर से इधर जा रहे हो, क्या हो रहा है, बताओ फटाफट, प्लस से ऑक्सीकरण अवस्था भी घट रही है। अब बताओ दोबारा क्या हो रहा है, EN, और इधर से इधर EN भी घट रही है। तो बताओ अम्लीयता भी घट रही है। तो बताओ क्या हो रहा है, क्षारीयता बढ़ रही है। अगला किसका ऑर्डर पूछा है, क्षारीयता का, अम्लीयता का नहीं, क्षारीयता का। तो क्षारीयता का ऑर्डर ये आ गया। दोबारा देखो वही बात, इधर से इधर जा रहे हो, देखो सबसे ज्यादा अम्लीय तो ये है, लेकिन जहां धात्विक गुण ज्यादा, वहां जहां ऑक्सीकरण अवस्था कम, EN कम, वहां क्षारीयता ज्यादा। अगले ने क्षारीयता का ऑर्डर पूछा, अम्लीयता का नहीं पूछा। ये लो, बताओ अम्लीयता का ऑर्डर एक ही वर्ग में ये आ रहा था, तो बताओ क्षारीयता का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो इन सभी को H+ फैनाओ, HF, H2O, अमोनिया और CH4। याद करो अम्लीयता का ऑर्डर क्या आ रहा था, HF, H2O, NH3, CH4। क्षारीयता का क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा। ये लो, ये सबसे आगे आगे, ये पीछे, ये पीछे, ये सबसे पीछे। याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले उनसे क्या बनाओ, अमल बनाओ, क्योंकि इनसे H+ कहाँ निकला है, बाहर। तो पहले इनके पास H+ आ गया। अब हमें पता अम्लीयता ये कहाँ के हैं, एक ही आवर्त के हैं। जहाँ EN ज्यादा वहाँ अम्लीयता ज्यादा, जहाँ अम्लीयता ज्यादा वहाँ क्षारीयता कम। बहुत अच्छा ऑर्डर है। चलो भाई, अगला ये लो। अब क्या पढ़ा था हमने, बताओ, अम्लीयता पढ़ ली, क्षारीयता पढ़ ली, बॉन्ड एंगल पढ़ लिया। अब बताओ ताप की स्थायित्व ज्यादा। याद करो, आयनिक यौगिकों का जब भी तापीय स्थायित्व देखते थे तो क्या देखते थे, जहां आयनिक गुण ज्यादा वहां तापीय स्थायित्व भी ज्यादा। बताओ देखिए, पहले में बताओ, इधर से इधर जा रहे हो, केटाइन की साइज बढ़ रही है, फाई घट रहा है। फाई का मतलब याद करो, आयनिक यौगिकों में ध्रुवणता आती थी, हजान का नियम, आवेश, फाई आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, केटाइन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती, एनाइन के आकार के समानुपाती। केटाइन का आकार बड़े से बड़ा होना चाहिए ताकि फाई क्या हो, कम से कम, ताकि आयनिक गुण क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। अगर यहाँ सहसंयोजक गुण ज्यादा हुए ना, वो यौगिक तो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक बंध क्या होता है, कमजोर होता है, वो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब ताप की स्थायित्व ज्यादा होने के लिए कौन सा करेक्टर ज्यादा होना चाहिए, आयनिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए। बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आयनिक गुण बढ़ रहा है। तो बताओ क्या हो रहा है, तापीय स्थायित्व भी बढ़ रहा है। बताओ इधर से इधर जा रहे आयनिक गुण बढ़ रहा है, तापीय स्थायित्व भी बढ़ रहा है। लेकिन याद रखना, ये कॉन्सेप्ट केवल कहाँ फॉलो होता है, बहु परमाणविक यौगिक होना चाहिए। मतलब एस ब्लॉक की धातुओं के साथ आने वाले परमाणु 2 से ज्यादा होने चाहिए। देखो 2 से ज्यादा है ना, परमाणु 2 से ज्यादा है, तो ये कॉन्सेप्ट लगता है बहु परमाणविक आयनों के लिए। ये लो, बताओ परमाणु क्या है, 1 से ज्यादा है। तो बताओ जहां आयनिक गुण ज्यादा वहां तापीय स्थायित्व भी ज्यादा। बताओ आयनिक गुण ज्यादा वहां तापीय स्थायित्व भी ज्यादा। ये लो, ये क्वेश्चन पानी में विलेयता का नहीं है, ये क्वेश्चन है तापीय स्थायित्व का है। तापीय स्थायित्व का मतलब ताप ज्यादा देने पर भी जिसका अपघटन नहीं हो, जो ताप के प्रति स्थायी हो। ताप के प्रति स्थायी कौन होता होगा, जहां अट्रैक्शन ज्यादा हो, आकर्षण ज्यादा हो। आकर्षण ज्यादा कहाँ होगा, जहां आयनिक गुण ज्यादा हो। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है
जहां आयनिक गुण ज्यादा वहां तापीय स्थायित्व भी ज्यादा। चलो भाई अगला, ये तो सारे के सारे कैसे आयन है, बहु परमाणविक आयन। तो यहाँ देखते हैं किसके आधार पर है, ध्रुवणता के आधार पर। इसको उल्टा सोचो ना, इसका तापीय स्थायित्व तुम कम क्यों हुआ। यह छोटा केटाइन है, छोटा केटाइन क्या करता है, बड़े ऋणायन का आसानी से क्या कर देता है, ध्रुवण कर देता है। उसमें क्या आ जाती है, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है, ध्रुवीयता ज्यादा हो जाती है, ऐसे बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ऐसे यौगिक का तापीय स्थायित्व ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब जहाँ छोटा केटाइन होता है, फाई ज्यादा होता है, वहाँ तापीय स्थायित्व ज्यादा नहीं होता। तापीय स्थायित्व तो वहाँ ज्यादा होता है जहाँ आयनिक गुण क्या होता है, ज्यादा। ये इनऑर्गेनिक के सबसे मेन कॉन्सेप्ट है भैया। अब देखो इस वाली में, देखो इन सारे यौगिकों में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कोई बड़ा आकार वाला तो है नहीं। अब बताओ मैंने क्या बोला, पार्श्व परमाणु कौन आ गया, हाइड्रोजन, अर्थात एकल परमाणु स्पीशी हो। अब बताओ तापीय स्थायित्व आकार के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, छोटा छोटे के साथ क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा वहां तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा। दोबारा सुनो, अगर पार्श्व परमाणु में दो या दो से ज्यादा परमाणु एक साथ आ रहे थे तो तापीय स्थायित्व देखा जा रहा था आयनिक गुण के आधार पर। केटाइन बड़ी से बड़ा होना चाहिए था, फाई कम से कम होना चाहिए था। अगर ऐसे यौगिक दे दे जिसमें पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन हो, अब बताओ ये तो सीजियम और एक हाइड्रोजन है, सीजियम तो बहुत बड़ा, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, ये बंद तो इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका तापीय स्थायित्व ज्यादा नहीं है। इसका मतलब पार्श्व परमाणु अगर एकल स्पीशी है, एकल परमाणु है, अगर हाइड्रोजन है, तो वहां तापीय स्थायित्व आकार के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। देखो आकार लगातार जहां छोटा होगा वहां तापीय स्थायित्व ज्यादा, जहां आकार छोटा वहां तापीय स्थायित्व ज्यादा, जहां आकार छोटा वहां तापीय स्थायित्व ज्यादा, जहां आकार छोटा वहां तापीय स्थायित्व ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहु परमाणविक आयन है वहां तापीय स्थायित्व आयनिक यौगिकों का देखा जाता है आयनिक गुण के आधार पर। जहां फाई क्या होना चाहिए, कम से कम, आयनिक गुण ज्यादा से ज्यादा। अगर पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन है फिर तो आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि छोटे छोटे परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध कैसे होंगे, मजबूत होंगे। इसका तापीय स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा। याद रखना भाई। अगला विलेयता, बस इसको तो ऐसे याद रखो, आयनिक यौगिकों की विलेयता एस ब्लॉक में याद करो। कार्बोनेट और सल्फेट किसके, फर्स्ट डे की वर्ग में ऊपर से नीचे जाते थे, विलेयता बढ़ती थी, सेकंड डे की घटती थी। एक अपवाद था हाइड्रोक्साइड, सेकंड डे के हाइड्रोक्साइडों की वैसे क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, लेकिन क्या होती है, बढ़ती है। देखो देखिए ये लो, सेकंड डे के कार्बोनेट है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, कम हो रही है ना, कम। बताओ इसकी क्या है, सबसे कम, इसकी क्या है, सबसे ज्यादा। नीचे नीचे कौन आता है, ये, ऊपर ऊपर कौन आता है, ये, क्योंकि सेकंड डे की क्या होती है, घटती है। ये लो, लेकिन ये वाला याद रखो, ये कौन है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है, अपवाद। सेकंड डे के हाइड्रोक्साइडों की पानी में विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं होती, कम नहीं होती, क्या होती है, ज्यादा। चलो भाई ये लो, सेकंड डे के सल्फेटों की विलेयता पानी में क्या हो गई, कम। देखो ऊपर वाले की ज्यादा और नीचे नीचे वाले की कम। ऑर्डर का ध्यान रखना। चलो बताओ, हाँ फर्स्ट डे के तो कार्बोनेट हो चाहे सल्फेट हो, उनकी विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, नीचे वाले की ज्यादा, ऊपर वाले की कम। बस इस हाइड्रोक्साइड का केस याद रखना आप। हाइड्रोक्साइड का मतलब सेकंड डे के हाइड्रोक्साइड में ऊपर वाला ज्यादा जल में विलय नहीं होता, नीचे वाला ज्यादा विलय होता है। चलो भाई अब बताओ ये लो, फर्स्ट डे वालों की क्या होगी, ज्यादा, और सेकंड डे वालों की क्या होती थी, कम। लेकिन वो क्या था, अपवाद, उनकी भी क्या होती थी, हाइड्रोक्साइड की तो ज्यादा ही होती थी। और हाइड्रोक्साइड तो क्या है, अपवाद है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ पानी में ज्यादा विलय BaOH का होल क्वाइस है, BaOH का होल क्वाइस है, BaOH का होल क्वाइस है। अगला देखो, बताओ देखिए, हाँ डी ब्लॉक में जरूर याद रखना, वो सारे एस ब्लॉक के थे। डी ब्लॉक में क्या सीखना है, विलेयता हमेशा क्या होती है, आयनिक यौगिक ज्यादा विलेय होता है, सहसंयोजक आयनिक। पानी भी ध्रुवीय होता है और आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय होता है, दोनों ही पोलर होते हैं, समान समान को घोलता है। तो जहां आयनिक गुण ज्यादा वहां पानी में विलेयता ज्यादा, लेकिन जहां सहसंयोजक गुण ज्यादा वहां पानी में विलेयता कम। याद करो, फाई क्या होता था, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, केटाइन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती, एनाइन के आकार के समानुपाती। आवेश हर जगह सेम है, Ag प्लस एफ माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस I माइनस। आवेश सेम हो गया, केटाइन भी सेम हो गया। अब जहां एनाइन ज्यादा वहां फाई भी ज्यादा, फाई ज्यादा होने का मतलब
कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, वहां पानी में विलेयता कम। तो बताओ यहाँ सहसंयोजक गुण क्या है, ज्यादा, और यहाँ क्या है, कम। तो बताओ पानी में विलेयता का ऑर्डर क्या आएगा, ये लिखना है, इस ऑर्डर को लिखना। डी ब्लॉक तत्वों में अगर आप पानी में विलेयता का ऑर्डर देख रहे हो ना, तो भैया आपको फाई यूज करना पड़ेगी। फाई यूज करना पड़ेगा भैया आपको। चलो भाई, ये लो, बताओ ये एस ब्लॉक का है, तो आयनिक, क्योंकि तो आयनिक गुण क्या है, ज्यादा। ये डी ब्लॉक का है और ये पी ब्लॉक का है। अब बताओ यहाँ क्या ज्यादा है, यहाँ फाई क्या है, ज्यादा। फाई ज्यादा, वहां सहसंयोजक गुण ज्यादा, तो पानी में विलेयता कम। और एस ब्लॉक वाला कहाँ आएगा, आगे ही आगे। चलो भाई, ये देखो भाई आयनिक गुण, ये तो बहुत बार सीख लिया, ये देखना है फाई से, खजान का नियम। बताओ देखिए, ये बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो, केटाइन की साइज बढ़ रही, आवेश तो सेम है, केटाइन की साइज बढ़ेगी, फाई घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलो आयनिक गुण लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा देखो, आवेश सेम है ना, आवेश सेम, केटाइन की साइज बढ़ेगी, फाई घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक गुण क्या हो रहा है, ज्यादा। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक गुण क्या हो रहा है, ज्यादा। अब देखो ये वाले कहाँ के हैं, ये देखो, अब आपको पता है यहाँ बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, केटाइन की साइज बढ़ रही। अरे चार्ज तो सेम है ना, आप हजार रूल लगाओ, ये लो, बताओ आवेश सेम है ना, एनाइन भी सेम है ना, केटाइन की साइज बढ़ रही है तो फाई घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये तो। ये लो भैया, आयनिक गुण का क्रम बताना, ये लो, जहां बताओ तीनों के तीनों फ्लोराइड ही है। देखो एस ब्लॉक की धातुओं के फ्लोराइड तो हमेशा आयनिक ही होते हैं, क्लोराइड होते तो क्या हो सकते थे, सहसंयोजी हो सकते थे। लेकिन जहां विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से ज्यादा होता था वो क्या होते थे, आयनिक। ये भी बात याद रखना, आयनिक बंध की पहचान क्या होती थी, विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो वो क्या होगा, आयनिक। 1.7 है तो सहसंयोजक भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, 1.7 से कम है तो सहसंयोजक। अब बताओ वही बात, फाई क्या होता था, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, केटाइन की साइज के व्युत्क्रमानुपाती, एनाइन की साइज के समानुपाती। बताओ जहां चार्ज ही ज्यादा वहां फाई ज्यादा, वहां सहसंयोजक गुण ज्यादा। यहाँ तो आवेश ही बहुत ज्यादा है, यहाँ आवेश थोड़ा कम, यहाँ तो बहुत कम। इसका मतलब जहाँ आवेश कम वहां फाई कम, तो वहां सहसंयोजक गुण तो कम और आयनिक गुण ज्यादा। ये लो बताओ, एल्यूमिनियम +3 N3-, एल्यूमिनियम +3 O-2, एल्यूमिनियम +3 3-। यहाँ तो चार्ज का गुणनफल ही बहुत है ज्यादा, तो फाई भी ज्यादा, सहसंयोजक गुण ज्यादा, आयनिक गुण कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के दोनों एग्जाम्पल आयनिक गुणों में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फाई बताता है सहसंयोजक गुणों को, फाई तो आयनिक गुण बताते समय क्या होना चाहिए, कम से कम। फाई बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर को, सहसंयोजक गुण को बताता है। चलो बताओ देखिए, विद्युत ऋणता में अंतर यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा, विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा वहां आयनिक गुण भी ज्यादा। याद रखना विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा तो आयनिक गुण भी ज्यादा। ये लो Cu+Cn-, Ag+Cn-। बताओ एक बार देखना कौन सा गुण पढ़ रहे हैं, आयनिक गुण पढ़ रहे हैं। ये लो Ag+Cl-, K+Cl-, ये तो एस ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का, ये तो बिल्कुल क्या है, सही। अब देखो Cu+ और Ag+, Cu में मैंने एक बताया था इनर्ट इफेक्ट, याद करो, यहाँ अक्रिय युग्म वाला बताया था, छद्म आभासी विन्यास, बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, अक्रिय गैस विन्यास तो कितने होते थे, 8, और जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, उसको कहते हैं छद्म अक्रिय गैस विन्यास। देखना कैसे, 3d10 4s0, इधर बताओ 3s2 3p6, गिनो इलेक्ट्रॉन, 6 10 16 और 2 18, जिसके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं छद्म आभासी अक्रिय गैस विन्यास। इस वाले का फाई क्या होता है, ज्यादा, और जहाँ फाई ज्यादा वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। तुम खुद ही सोच लो ना, Cu ऊपर आता है, Ag कहाँ आता है, नीचे, Cu Ag और Au, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक गुण तो बढ़ते हैं और सहसंयोजक गुण घटते हैं। अरे आवर्त सारणी में देखो ना, ज्यादा आयनिक गुण कैल्शियम के हैं, बेरियम के हैं, ज्यादा किसके हैं, बेरियम के। चलो भाई
अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए अगला है आकार। साइज पे ध्यान दो, देखिए आकार का क्या क्रम होगा। देखो देखिए बिल्कुल सामने देखो, आप पेन कॉपी रखे, पहले इनको देखते रहो आप, क्या होगा बताओ। कौन सा, इसमें क्या ऑर्डर देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, 10 10 10 10 और 10। बताओ जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा वहां साइज भी ज्यादा, तो ये वाला ऑर्डर आ गया। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो देख रहे हैं। बताओ यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन, बताओ 18 18 18 और 18। अब बताओ जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा वहां पर आकार भी ज्यादा, ये ऑर्डर आ गया। तो ये वाला लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताओ ये कहाँ आ रहे हैं, वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका ऑर्डर आप बता पा रहे हो ना, आकार का ऑर्डर बताओ। ऑक्सीजन बढ़ा, कार्बन बढ़ा, कार्बन क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार घटेगा। तो बताओ कार्बन बढ़ा और ऑक्सीजन छोटा है। अब बताओ सल्फर कहाँ आता है, तीसरी आवर्त में। अरे ये दोनों तो कहाँ आ रहे थे, दूसरी आवर्त में, ये कौन सा आ रहा है, तीसरी आवर्त में, इसका तो आकार क्या होगा, बड़ा। सेलेनियम तो और ही नीचे आ रहा है, ओ स्टाइल से टिपो, दूसरा तीसरा, ये चौथा। एक बार बताओ आवर्ती अलग अलग है तो आकार भी बढ़ेगा। जहां कोष की संख्या ज्यादा, आवर्त का मान बढ़ा, वहां आकार भी बढ़ा। कई बार आवेश वाला आकार नहीं पूछकर, आयनों का आकार नहीं पूछकर उदासीन का आकार पूछ लिया जाता है। उदासीन में पहले क्या देखेंगे, उनका आवर्त कौन सा है। अगर एन की वैल्यू ज्यादा तो आकार भी बढ़ा। अब भैया इन दोनों के लिए तो एन की वैल्यू क्या थी, सेम, तो क्या देख लिया, जेड जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार घटेगा। इनमें देखा हमने जेड इफेक्टिव और इनमें देखा हमने कोष की संख्या। कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी आ जाता है। ये वाला भी क्या है, सही। देखो भाई बोरोन, बेरिलियम, लिथियम और सोडियम, अरे ऐसे आकार का क्वेश्चन आ जाए ना। अब बताओ यहाँ पर ये कौन से आवर्त में, तीसरे में, ये कौन से में, दूसरे में, ये भी दूसरे में और ये भी दूसरे में। बताओ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कहाँ जाओगे, आवर्त में बाएं से दाएं, जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार घटेगा। आगे आगे कौन आएगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। अरे आकार कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड नहीं करता, वो तो आईपी और ई है ना, वो अपवाद होती है, वो वाला ऑर्डर अलग आता है। आकार का ऑर्डर तो कोई अलग है नहीं आता। आकार और विद्युत ऋणता में कोई अपवाद, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई इफेक्ट नहीं करता। तो बताओ कौन सा आवर्त, तीसरा, दूसरा, दूसरा और दूसरा। अब कौन बड़ा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। तो ये वाला ऑर्डर भी क्या है, सही। देखो ऐसे वाला क्वेश्चन तो हर किसी का सही होगा, ऐसे वाला क्वेश्चन हर किसी का सही नहीं हो सकता। चलो आओ नीचे। अब दोनों एक ही आवर्त के हैं, ऑक्सीजन बड़ा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा। अब जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा वो बड़ा और जिस पर नेगेटिव चार्ज कम वो छोटा। ये वाला ऑर्डर भी क्या है बताओ, सही है। आकार की सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आते भी नहीं है। चलो भाई अगला बताओ, कौन, ऑक्सीकारक क्षमता। याद करो, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता हो और खुद का अपचयन करता हो। दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा और खुद का अपचयन कौन करेगा, इसका मतलब वो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। दोबारा सुनो, ऑक्सीकारक कौन होता है, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन क्यों करेगा, इसका मतलब खुद बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था में है। ऑक्सीकारक कौन होता है, दोबारा बताओ, दूसरों का ऑक्सीकरण करता हो और खुद का अपचयन करता हो। दूसरों का ऑक्सीकरण इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरों का ऑक्सीकरण इसलिए करेगा कि खुद कहाँ है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। बताओ भाई यहाँ ऑक्सीकरण कितना, +6, और यहाँ कितना, +7। बताओ ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी, अरे एमएन की। तो ये अच्छा ऑक्सीकारक है। कईयों को तो ऑक्सीकरण अंग ही नहीं निकालना आता, कई तो इसे रट लेते हैं, इसका +7 ही। इसका बताओ ऑक्सीकरण अंग, अब देखते ही आना चाहिए। बताओ ये लो, x+4, प्रत्येक ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, x -8 बराबर -2, तो x बराबर कितना, +6। देखते ही आना चाहिए। तो ये तो पोटेशियम पर मैग्नेट है और ये पोटेशियम मैग्नेट है। ये KMnO4 है, ये K2MnO4 है। देखते ही आना चाहिए। तो ये लो बताओ, तो यहाँ +7 है, यहाँ +6 है। जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा वो अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो बस ऑक्सीकरण अंग चेक करना आना चाहिए। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। बताओ G+4, Sn+4, Pb+4। याद करो, पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली में, कार्बन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते थे। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था से दो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती थी, कम, और वो ज्यादा स्थायी होती थी। क्या कारण था, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो बताओ ये अभी ज्यादा स्थायी है, +2 में ज्यादा स्थायी होगा, +2 में, तो ये अपनी उच्चतम में है, ये इसमें स्थायी नहीं है। ये क्या करना चाहता है, कम, खुद तो करना चाहता है कम और दूसरे की करना चाहता है ज्यादा। ऐसा कौन होता है, ऑक्सीकारक। तो इसकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है, +2 वाली ज्यादा स्थायी है।
तो वो उसमें जाना चाहता है। ये ऑर्डर भी क्या है, सही। आपको पता है जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वही तो होता है ऑक्सीकारक, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचयन करे। खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, कम। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी ज़्यादा। ये ऑर्डर लिखो, ये ऑक्सीकारक क्षमता का ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर। क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा होगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो खुद का तो अपचयन होगा और दूसरे का ऑक्सीकरण होगा। तो ये ऑक्सीकारक क्षमता का ऑर्डर है। ये वाला एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट है, जल्दी लिखो फटाफट। जल्दी। चलो भाई अगला, आईपी, ये लो। आईपी याद, अरे आईपी सामने आती क्या दिमाग में आएगा, सेकेंड ए थर्ड ए से आगे, फिफ्थ ए सिक्स ए से आगे, एक ही आवर्त में अक्रिय गैस आगे ही आगे। बताओ भाई, ये लो। आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लेकिन देखो थर्ड ए वाला आएगा पीछे, सेकेंड ए वाला आएगा आगे। बताओ क्या है, बिल्कुल सही। बताओ भाई दूसरी आवर्त का ऑर्डर देखो, ये लो। अब बताओ यहाँ ऐसे हीलियम भी ऑप्शन में दे दे तो हीलियम तो आगे आएगी आएगी, क्योंकि हीलियम का आवर्त होता है पहला और इनका आवर्त है दूसरा। पहले आवर्त वाला तो आगे आएगा ही, क्यों, उसका आकार क्या है, छोटा। अरे दोबारा बताओ, दूसरे आवर्त वाले में ये हीलियम आगे आगे क्यों आई। अरे दोबारा बताओ, इसका आकार छोटा है। भैया आवर्त का अंतर होता है ना, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। पहले आवर्त वाले का आकार बहुत छोटा है और दूसरे आवर्त वाले का आकार बहुत बड़ा है। वो तो हाँ, इन ये सभी के सभी कहाँ आते हैं, एक ही आवर्त में। जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, देखो सेकेंड ए वाला थर्ड ए से आगे, फिफ्थ ए वाला सिक्स ए से आगे। तो बताओ ये ऑर्डर भी क्या है, सही। देखो पहला इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है ना, उसको कौन सी आईपी बोलते हैं, फर्स्ट आईपी। दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेकंड आईपी। हालांकि आईपी का ऑर्डर तो वही आएगा, देखना जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी भी बढ़ेगा। लेकिन आज ऑक्सीजन फ्लोरीन से भी आगे आ गई, ऐसा क्यों, मैं बताऊं। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हटने के बाद क्या बन गया, 2p3। और फ्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे कहां से, 2p4 से। बताओ p3 वाले का ज्यादा, p4 वाले का ज्यादा, p3 वाले का ज्यादा। तो बताओ सेकंड आईपी फ्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। ये एक एग्जांपल याद रखना, बस दोबारा सीखो। पहला इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है उसको फर्स्ट आईपी बोलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से हटेगा और इसमें यहां से हटेगा। अब सेकंड आईपी देखनी है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा के देखो, ये लो बताओ, यहाँ हटाना है 2p3 से, यहाँ हटाना है 2p4 से। इसका व्यवहार अब ऑक्सीजन की तरह हो गया, इसका व्यवहार नाइट्रोजन की तरह हो गया। तो बताओ p3 वाले की ज्यादा, p4 वाले की ज्यादा, p3 वाले की। तो बताओ सेकंड आईपी ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन की। ये भी देख लेना, सेकंड आईपी नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, क्योंकि उसका विन्यास कौन सा, p3। नाइट्रोजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से हटाया जाएगा, p3 नहीं, p2 से। तो बताओ सेकंड आईपी में ज्यादा कौन आता है, ऑक्सीजन। ये भी याद रखना। फर्स्ट आईपी में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कहां आता है, आगे, क्योंकि इसमें हटाते हैं p3 से, इसमें हटाते हैं p4 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। फर्स्ट आईपी में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे हैं, लेकिन सेकंड आईपी में ऑक्सीजन फ्लोरीन से भी आगे हैं और नाइट्रोजन से भी आगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक बिंदु, बहुत बार पढ़ा था, याद करो। एस ब्लॉक की धातुओं में हमने खूब बार पढ़ा था। छोटी छोटी धातुओं के मध्य बनने वाला मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध क्या होता है, अच्छा, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता था, ज्यादा। ये लो, इसका ज्यादा आने का क्या कारण है, प्रबल धात्विक बंध, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्योंकि छोटी छोटी धातुओं के बीच बनने वाला धात्विक बंध क्या होता है, ज्यादा। उस बॉन्ड की प्रबलता क्या होती है, ज्यादा। तो बताओ इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है, बढ़ रहा है। सेकंड में एक अपवाद आता था, मैग्नीशियम। देखो वैसे देखो छोटा कहाँ आ रहा है, आगे आगे, फिर यहाँ मैग्नीशियम आना चाहिए, फिर कौन आ गया, कैल्शियम। मैग्नीशियम कहाँ चला गया, पीछे ही पीछे। तो याद रखना सेकंड डे में मेल्टिंग पॉइंट का एक ही अपवाद होता है, मैग्नीशियम, और वो कहाँ चला जाता है, पीछे ही पीछे। बताओ अगला, बताओ फटाफट बोलो, बताओ क्या होगा, जहां आयनिक गुण ज्यादा वहां मेल्टिंग। देखो ये तो सिंगल किसका था, ये तो मेल्टिंग पॉइंट देखा जा रहा था धातुओं का। और धातुएं आपस में क्या बनाती है, धात्विक बंध।
तो अकेली धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट देखना हो ना तो क्या देखेंगे, धात्विक बंध, छोटे छोटे परमाणुओं के बीच बनने वाला धात्विक बंध क्या होता है, अच्छा, तो वहां मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आता है, ज्यादा। यौगिक दे रखा हो तो भैया यौगिक में तो क्या देखना पड़ेगा, अरे फटाफट बताओ, यौगिक में क्या देखना पड़ेगा, आयनिक गुण। अब देखना 1 मिनट, और आयनिक गुण के साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी, जालक ऊर्जा। जहां जालक ऊर्जा ज्यादा आती थी वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आता था, ज्यादा। तो बताओ भाई, यहाँ आयनिक गुण देखना, देखो CaI2, CaBr2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। पहले तो बताओ ये आगे आने का कारण क्या है, आयनिक गुण क्या है, ज्यादा। इन दोनों में आयनिक गुण ज्यादा किसका है, Ba का। चलो इनमें देखो क्या आया, इनमें देखो यहाँ Cl आ रहा है, यहाँ Br आ रहा है, यहाँ I आ रहा है। किसका आकार ज्यादा, ऋणायन का आकार ज्यादा, तो फाई भी ज्यादा, तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, आयनिक गुण कम। तो बताओ आई वाला कहाँ चला गया, पीछे ही पीछे, फिर Br2 वाला, फिर Cl2 वाला। तो बताओ यहाँ भी मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए कौन यूज हुआ, फाई। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला बताओ, NaI, NaBr, NaCl और NaF, ये आएगा आपके जेट के एग्जाम में। अगर मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। बताओ देखिए क्या देखोगे, सारे के सारे आयनिक है, बस ज्यादा कौन नहीं होना चाहिए, फाई ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ ऋणायन छोटा, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ और बड़ा, यहाँ तो और ही बड़ा। तो बताओ आवेश हर जगह सेम है कि नहीं, तुम तो ये बताओ, सेम है। अब बताओ केटाइन की साइज की वितकर्मानुपाती, एनाइन की साइज के समानुपाती, आवेश सेम है, केटाइन भी सेम है, अरे एनी है हर जगह। अब बताओ ऋणायन का आकार बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा, सहसंयोजक गुण बढ़ेगा तो गलनांक और कवतनांक घटेगा। तो बताओ ये लो, NaF आगे आगे, फिर NaCl, फिर NaBr और फिर NaI आएगा। तो ये एग्जाम्पल आएगा आपके मेल्टिंग पॉइंट का। ये इनऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। अगला बताओ, CaCl, RbCl, KCl और NaCl, लगाना दिमाग, सारे के सारे है तो आयनी की। अब बताओ केटाइन भी अलग अलग, अगर एनाइन क्या है, सेम। अब बताओ केटाइन की साइज बढ़ेगी, फाई घटेगा, तो बताओ सहसंयोजक गुण घटेगा और आयनिक गुण बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कॉन्सेप्ट काम करता है जालक ऊर्जा। कौन सा, जालक ऊर्जा। याद करो, जालक ऊर्जा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और चाहे केटाइन हो और चाहे एनाइन हो, उनके आकार के वितकर्मानुपाती। अब बोलो भाई, देखिए लगाओ दिमाग, बताओ यहाँ तो देखो, यहाँ यहाँ तुम देखते ना आवेश क्या था, सेम। अब क्या देखते थे, धनायन और चाहे केटाइन हो, उसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा। अब बताओ केटाइन तो यहाँ क्या था, सेम। अब क्या हो रहा था, एनाइन की साइज बढ़ रही थी तो जालक ऊर्जा घट रही थी। इस क्वेश्चन को आप चाहे फाई से भी सोल्व कर सकते हो और जालक ऊर्जा से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन फाई से सोल्व नहीं होगा, जालक ऊर्जा से होगा। तो दोबारा बताओ, आयनिक यौगिकों के गलनांक देखने के लिए मेन फैक्टर कौन होती है, जालक ऊर्जा। अब बताओ रे, आप जैसे जैसे एनाइन का आकार बढ़ेगा, केटाइन का आकार, एनाइन तो सेम है, और एनाइन तो हर जगह सेम है, केटाइन का आकार बढ़ेगा, जालक ऊर्जा घटेगी, तो आयनिक गुण भी घटेंगे। तो बताओ जालक ऊर्जा का ये ऑर्डर आएगा, यही गलनांक, ये भी लिखो, ये दोनों क्वेश्चन लिखो आप। अरे यहाँ जालक ऊर्जा हमने देखी है और जालक ऊर्जा ही मेन है। अब एक बात बताऊं, तुम्हारे क्या कंफ्यूजन होगा, देख एक बात बताऊं, तुम्हारे ये कंफ्यूजन होगा, इनऑर्गेनिक का मेन कॉन्सेप्ट भी यही है, तुम्हारे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। ये वाला भैया, फाई देखते टाइम ने ना, फाई देखते टाइम आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, केटाइन के आकार के वितकर्मानुपाती, एनाइन के आकार के समानुपाती। तो फाई देखते टाइम ये फॉर्मूला देखेंगे। जालक ऊर्जा में एनाइन ऊपर नहीं आता, कोई आकार नीचे आता है और आवेश ऊपर आता है, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आकार के वितकर्मानुपाती। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई इनऑर्गेनिक का। तुम कई बार क्या देख लेते हो, यहाँ एनाइन ऊपर देख लेते हो, वो गलती हो जाती है। चलो भाई, ये इनऑर्गेनिक का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है फाई और जालक ऊर्जा। चलो भाई, हो गया ना ये वाला, तो ये वाला लिख लिया आपने, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई गलनांक का। अगला बताओ, अब तो बता दो, ये लो, ये ज्यादा आने का चांस है। अब यहाँ तो यही पता पड़ गया, यहाँ सहसंयोजक गुण ज्यादा, यहाँ थोड़े कम, यहाँ तो बहुत कम, यहाँ आयनिक गुण ज्यादा, यहाँ थोड़े कम, यहाँ तो बहुत कम। इसको जालक ऊर्जा से भी देख सकते हो, क्यों भाई बताना। लेकिन एक बात याद रखना,
ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड वाले वही आयनिक होते हैं। आपको पता है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के टाइम ऐसे बताया था। ऐसे बताया था। मैग्नीशियम के फ्लोराइड और ऑक्साइड आयनिक होते हैं। मैग्नीशियम का फ्लोराइड क्या होता है, सहसंयोजी। सोडियम का के तो सारे यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड ही आयनिक होता है। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड भी क्या होता था, सहसंयोजी। आयनिक बॉन्ड में ये बातें बताई थी। कैल्शियम के तो सारे के सारे कैसे होते थे, आयनिक। अब बताओ ये दोनों सहसंयोजी है, ये कैसा, आयनिक। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर थोड़े ज्यादा है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर थोड़े कम है, और इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ये ऑर्डर है किसका बताओ। अरे किसका ऑर्डर है, गलनांक। ये भी लिख लो। ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ ये ऐसे आता, अब कोई बता सकता है यहाँ गलनांक का उतनांक का ऑर्डर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कोई सोल्व कर देगा ना। अब बताओ ये तीनों के तीनों कौन है, आयनिक। अब यहां क्या देखेंगे, जालक ऊर्जा। बताओ यहां जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा, यहां जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर यहां थोड़ी कम, यहां तो बहुत कम। अरे तीनों के तीनों क्या रह गए, आयनिक। तो बताओ ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी लिखो। अरे यहां ऐसा क्यों नहीं देखा, यहां जालक ऊर्जा क्यों नहीं देख रहे। अरे भैया ये दोनों यौगिक आयनिक है ही नहीं, ये तो कैसे हैं, सहसंयोजी। इनमें सहसंयोजी गुण ज्यादा और आयनिक गुण कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला याद रखना भाई आप। इनऑर्गेनिक में इन कॉन्सेप्टों को सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। चलो भाई अगला बताओ। ये तो आपको मैंने एस ब्लॉक में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा आयतन। लेकिन बाहर आयतन की तुलना में क्या होता था, ज्यादा, तो घनत्व के मान में क्या होती थी, वर्दी। ये लो, एक अपवाद आता था बस, सोडियम पोटेशियम से कहाँ आता था, आगे लिख लो ये। एस ब्लॉक में घनत्व का अपवाद था ये, लिखो भैया। एस ब्लॉक में घनत्व का अनुपात यही था। चलो भाई अगला देखो, याद रखना। सेकंड डे वाले में भी अपवाद है, कैल्शियम पीछे चला जाता है और बेरिलियम मैग्नीशियम आगे रहता है। ये भी लिख लेना अपवाद, ये भी अपवाद है। अब बात सुनो, घनत्व का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। सोडियम पोटेशियम वाला जल्दीबाजी के चक्कर में हम भूल जाते हैं अपवाद। ये वाला नहीं आएगा, सेकेंड डे वाला, फर्स्ट डे वाला अपवाद आएगा। अगर आएगा यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा। अब एक बात और बताऊं, बस इतना सा याद रख लो, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा घनत्व किसका, ऑस्मियम और इरिडियम का। ऑक्सीजन अवस्था भी सबसे ज्यादा किसकी आती थी, ऑस्मियम की। कितनी, +8। एक तो ये पूछेगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम घनत्व किसका, हाइड्रोजन का। और धातुओं में पूछे तो किसका, लिथियम का, क्योंकि आकार क्या है, बहुत है छोटा। अगला क्वेश्चन ये लो भैया, अगला क्वेश्चन आया है बॉइलिंग पॉइंट का। याद करो, वांडरवाल आकर्षण बल। अरे जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल, वांडरवाल। लेकिन याद करो वांडरवाल से अच्छा कौन होता था, हाइड्रोजन। इसका मतलब जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा। तो बताओ देखिए, पहला बताओ इनमें आगे आगे, पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट ये है, लेकिन इसको बाद में देखना, पहले इनको देखो। बताओ वैसे वैसे होना क्या चाहिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, अणुओं का अणुभार बढ़ेगा, वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन जहां जहां अणुओं के बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कहाँ आएंगे, आगे ही आगे। आगे H2 आगे, आगे HF आगे। अरे बाकी सारे कहाँ जा रहे हैं, पीछे ही पीछे। देखो यहाँ HF के आगे HI, ये HCl नहीं आएगा। फिर तो यहाँ तो क्या देख रहे हो, अरे यहाँ तो क्या देखोगे, अणुभार। यहाँ भी क्या देखोगे, अणुभार। बताओ आगे तो कौन आना चाहिए था, जिसका अणुभार ज्यादा है वो आनी चाहिए था। ये तो आगे क्यों आ रहे हैं, बताओ क्या कारण है, हाइड्रोजन बंद। एक बात बताओ, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अमोनिया आगे आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, यहाँ अमोनिया आगे नहीं आता। ये वाला लिख लो भाई, ये ऑर्डर लिखो तुम, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर लिखो आप, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर लिखो आप।
बोलो भाई। इधर देखो एक बार, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। H2O, H2S, H2SE, H2T, HF, HCl, HBr, HI, NH3, PH3, HBH3, ASH3 और SBH3। बताओ, ये कोई ऐसे नहीं पूछ रहा कौन सा बॉन्ड है। HF के एक अणु और HF के दूसरा अणु, HCl का एक अणु और HCl का दूसरा अणु, अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण है, वांडरवाल। लेकिन HF के बीच कौन सा है, हाइड्रोजन भी है। अरे वांडरवाल तो है ही, साथ में हाइड्रोजन भी है। अब बताओ भाई, इधर से इधर जा रहे हो, अणुभार बढ़ रहा है, वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ेगा। अणुभार बढ़ रहा है, वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ रहा है। अणुभार बढ़ रहा है, वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ रहा है। लेकिन बताओ, पहले वालों में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब एक बात बताओ, आगे आगे कौन आएगा, H2। बाद में H2S नहीं आएगा, कौन आएगा, H2TE, H2SE, H2S। आगे आगे HF, फिर कौन आएगा, HBr, ये HI, HBr और HCl। अब बताओ, एक बात पूछता हूं, अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे ना, तो आगे आगे अमोनिया आएगा। लेकिन ये अमोनिया वाली फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट अपवाद होता है। आना तो अमोनिया आगे चाहिए, लेकिन आ जाता कौन है, बताओ, SbH3। फिर कौन आता है, अमोनिया, फिर ये और फिर ये। तो किस में याद रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट में। वेरी गुड। देखो इसको, हाँ। अब सुनो, यहां तक तो अच्छे लेवल की बात हुई। आपके जेट के लेवल की बात ये है, ये तीनों दे देगा आपको, NH3, HF और H2। फिर देखना, अच्छा दिमाग लगाना, आप इसको ऐसे गलती करोगे। हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य है ना, सबसे ज्यादा HF में होती है, फिर H2O में होती है, फिर NH3 में होती है। हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य निर्भर करती है विद्युत ऋणता पर। तो आपके दिमाग में लाओगे HF आगे आगे, फिर H2O, फिर NH3। लेकिन एक बात बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF बनाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 2, इसमें बनने वाले की 1। तो बताओ आगे कौन आया, H2, फिर कौन आया, HF, और फिर कौन आया, NH3। ये ऑर्डर कई बार गलत हो सकता है। ये किसके आधार पर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या के आधार पर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट बताया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या के आधार पर। चलो भाई, अब देखो, याद करो, इनर्ट गैस में कौन सा आकर्षण बल है, अरे ये अक्रिय गैसें दे रखी है, वांडरवाल आकर्षण बल। और वांडरवाल आकर्षण बल डिपेंड करता है अणुभार पर। बताओ, वांडरवाल आकर्षण, अगर अणुभार बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर, तो वांडरवाल आकर्षण फोर्स भी बढ़ रहा है। याद करो, मैंने यहाँ एक दो बातें और बताई थी। वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो गैसों की पानी में विलीनता भी बढ़ेगी। तो ये ऑर्डर क्वथनांक का भी है और अक्रिय गैसों ये विलेयता का भी है। क्योंकि अक्रिय गैसों में कौन सा वांडरवाल, कौन सा आकर्षण बल है, वांडरवाल आकर्षण बल। चलो भाई, अगला बताओ, H2Cl2 और Br2, इनके अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल काम करता है, वांडरवाल। अरे इनके अणुओं का मतलब है Br2 का एक अणु दूसरा अणु, इनके बीच कौन सा आकर्षण बल है, वांडरवाल। जहाँ अणुभार ज्यादा वहां वांडरवाल आकर्षण बल भी ज्यादा। यहाँ अणुभार बहुत ज्यादा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ तो बहुत है कम। बस मेरा मकसद था कॉन्सेप्ट सिखाना। इनऑर्गेनिक में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करते हैं। ऑर्गेनिक का तो पता है ही, ऑर्गेनिक में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता था, अम्ल में। फिर कहाँ बनता था, एल्कोहल में, अरे बनता था ना, कार्बोनिल यौगिक में। फिर ईथर आता था, फिर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो कहाँ जाता था, पीछे ही पीछे। चलो भाई, अगला ये वाला हो ही गया। बताओ भाई, विद्युत चालकता, ये तो मैंने बताया था। चालकता के क्रम में आगे आगे कौन आती है, Ag।
फिर कौन आता है कॉपर, फिर कौन आता है एयू। ये लिख लो। धातुओं की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर आता है, विद्युत चालकता का क्या ऑर्डर आता है, विद्युत चालकता का, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर आता है। चलो भाई याद करो। जल के साथ क्रियाशीलता का क्या क्रम आएगा, तो बोलो भाई। पानी के साथ धातुओं की क्रियाशीलता याद करो। एस ब्लॉक में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते थे, आकार बढ़ता था, आईपी घटता था, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती थी, केटाइन बनाने की पावर भी बढ़ती थी और क्रियाशीलता भी बढ़ती थी। जिस धातु की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा वो पानी के साथ क्रिया करेगी आसानी से और हाइड्रोजन गैस को कहाँ निकालेगी, बाहर। तो बताओ ये लो। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता लगातार क्या होती है, ज्यादा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा। देखो जल के साथ क्रिया होना अलग बात है और हाइड्रोजन को निकालना अलग बात है। जल का OH आ जाए उसको कहते हैं जल अपघटन। जैसे कोई यौगिक का मान लो AlCl3 है, पानी के साथ क्रिया करवाई मैंने, HCl निकल गया बाहर, OH आ गया। अब इसको ऐसे नहीं कहते पानी के साथ क्रिया, इसको कहेंगे जल अपघटन। ऐसे देखो FeCl5 है, पानी के साथ क्रिया कराया, क्या बन गया, H3PO4 बन गया। इसका पानी का OH आ रहा है, इसको कहते हैं जल अपघटन। क्या कहते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन होता किनका है, सहसंयोजक यौगिकों का। दोबारा सुनो, आयनिक यौगिकों को पानी में डालते हैं ना, तो आयनिक यौगिक तो पानी में विलय हो जाता है, खुल जाता है, उसको बोलते हैं पानी में विलयता। सहसंयोजक यौगिक को जब पानी में डालते हैं ना, तो वो पानी के में घुलता नहीं है, वो पानी के साथ क्रिया करता है और क्या हो जाता है उसका, वो आयनों में टूट जाता है, उसका क्या होता है, अपघटन। तो दोबारा बताओ, पानी में विलयता आयनिक यौगिकों की होती है और पानी में अपघटन किसका होता है, सहसंयोजक। तो लिखो ये बात, पानी में विलयता आयनिक यौगिकों की देखी जाती है, पानी में विलयता आयनिक यौगिकों की देखी जाती है, और जल अपघटन, और जल अपघटन सहसंयोजक यौगिकों का होता है, और जल अपघटन सहसंयोजक यौगिकों का होता है, सहसंयोजक यौगिकों का होता है। चलो भाई अगला देखो, जल अपघटन की मात्रा। जहां सहसंयोजी गुण ज्यादा वहां जल अपघटन भी ज्यादा। देखो स्टार डाल के, सहसंयोजी गुण अधिक होने पर जल अपघटन की मात्रा ज्यादा होती है। सहसंयोजक गुण अधिक होने पर जल अपघटन की मात्रा अधिक होती है। अब सुनो, दूसरे आवर्त वाले होते हैं ना, कोई तत्व है, उनका कोई यौगिक होता है, दूसरे आवर्त वाले के पास रिक्त डिकक्षक नहीं होता। तो दूसरी आवर्त वाले तत्व का कोई यौगिक आए ना, उसका क्या नहीं होता, जल अपघटन। होगा भी तो बहुत है कम। देखो दूसरी आवर्त वाला कहाँ आ रहा है, पीछे ही पीछे। अब बताओ, ये लो बताओ, Mg+2 Cl-, एल्यूमिनियम +3 Cl-, Si4+Cl-, +5 Cl-। बताओ इधर से इधर आने पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, फाई बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जल अपघटन की मात्रा भी बढ़ रही है। तो याद रखना, पानी में विलयता वाला अलग कॉन्सेप्ट है और जल अपघटन अलग है। चलो भाई अगला बताओ, बंध सामर्थ्य। याद करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते थे, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। सीखो, छोटे छोटे परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। तो बताओ छोटे छोटे परमाणुओं के बीच बताओ, HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा HI की, तभी तो ये क्या होता था, अम्लीय कम, और ये क्या होता था, ज्यादा, ताकि H+ इजीली कहाँ निकल जाता था, बाहर, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती थी, कम। बताओ CI, CBr, CCl और CH छोटा छोटे हैं ना दोनों के दोनों, और ये क्या है, बहुत है बड़े बड़े। देखो यहाँ अतिव्यापन होगा 2s और 2p के बीच, या होगा 2s और 3p के बीच, या होगा 2s और 4p के बीच, या होगा 2s और 5p के बीच। छोटे छोटे कक्षकों के बीच अतिव्यापन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। वो सहसंयोजक बॉन्ड क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे पूछे ना आपको, अच्छा सहसंयोजक बॉन्ड कहाँ है, ये देखो। चलो भाई अगला बताओ, देख ये लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ तो बॉन्ड ही एक ही है, यहाँ बॉन्ड 2 है और यहाँ बॉन्ड 3 है।
तो बताओ इधर से इधर जाने पर अगर बॉन्ड ऑर्डर ही बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, तो भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो बताइए किसका ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। दोबारा बताओ, छोटा छोटा है या बहुत है बड़ा है? छोटे छोटे एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अब याद करो, अब तक तो ऐसे ही थे, अब क्या लागू होगी? एमओटी। अरे जब भी अणु आ जाता है तो कौन लागू होती है? एमओटी। याद करो एमओटी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस करेक्टर, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ है। ये सब कुछ देखते थे एमओटी से। एमओटी देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन। गिनो भाई, 14 और 2 16, 15, 13 और 14। अरे या नहीं है? बताओ बॉल ऑर्डर देखो फटाफट, बताओ 16 वाले का 2, 15 वाले का 2.5, 13 वाले का भी 2.5 और 14 वाले का 3। 3 वाला तो आगे आएगा ही आएगा। बोलो भाई, ये दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल। और ये कहाँ आएगा? पीछे ही पीछे। तो बताओ ये ऑर्डर क्या है? सही। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, और इनऑर्गेनिक से तो आनी ऐसी क्वेश्चन है। दोबारा इलेक्ट्रॉन गिनो, 18, 17, 16, 15 और 14। बताओ भाई बॉन्ड ऑर्डर फटाफट। 1, 1.5, 2, 2.5, 3। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी। ऐसा क्वेश्चन जरूर पक्का आएगा, लेकिन याद रखना इसमें गलती कहाँ होगी? बॉन्ड लेंथ वाले में। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ जहाँ ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ कम। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा जाएगी? बॉन्ड लेंथ पूछी जाएगी। वो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट क्या होगा? उल्टा। इस क्वेश्चन को जरूर देखना, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ वाला। आप जल्दीबाजी के चक्कर में बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, आपको क्या पूछ देखना, ये वाला गलत है, हो सकता है। अगला भैया बताओ, इसका ये ऑर्डर क्यों आया? देखो एन के बीच कितने बॉन्ड ऑर्डर है? 3। ओ के बीच कितना है? 2। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जब बॉन्ड ही ज्यादा वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। तो ये वाला तो इससे आगे आएगा ही। ये पिछले साल भी आया था, जेट में आया था ऐसा बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। अरे जहाँ बॉन्ड के नंबर ही ज्यादा वहां तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अब भैया यहाँ सिंगल सिंगल है, ये छोटे छोटे के बीच है 1s, ये 2p के बीच है। यहाँ अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा और यहाँ अतिव्यापन की मात्रा कम। तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ H2 की ज्यादा F2 की ज्यादा? कई बार गलत हो सकता है। बताओ H2 की ज्यादा और F2 की कम। बंद सामर्थ्य जब भी देखते हैं तो क्या देखना पड़ेगा? अतिव्यापन। छोटे छोटे ऑर्बिटल्स के बीच होने वाला अतिव्यापन क्या होता है? ज्यादा। और अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। सहज संयोजक बंद होता है ना, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी जाती है अतिव्यापन की मात्रा के आधार पर। अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। चलो भाई अगला बताओ, फिर क्या लगेगी? एमओटी। बताओ 8, 7, 15 और 1 16। बताओ कितना? 8, 7, 15 और यहाँ कितना? 14। बताओ भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2, 2.5, 3। बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और ये तो आता ही था, अरे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता था। Cl2 आगे आगे, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। हेलोजनों के लिए तो बहुत बार बता चुका, ये गलत हो जाएगा कई बार। अरे बॉन्ड एनर्जी में आगे आगे Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। E में क्या आता था? Cl, F, Br और I। देखो बॉन्ड एनर्जी होती है अणु की, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। E और IP होती थी एटम की, सिंगल एटम लिखा है ना मैंने। पर बताओ IP का ऑर्डर? F, Cl, Br और I। यही IP का ऑर्डर होता था, यही En का होता था। लेकिन E में कौन आती थी? Cl। बॉन्ड एनर्जी में देखो, दोबारा देख लेना, बॉन्ड एनर्जी होती है अणु की, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बताओ आगे आगे Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। ये गलती हो सकती है, इसको एक बार दोबारा अच्छे से याद कर लेना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ही वर्ग में तीसरे आवर्त वाले की दूसरे आवर्त वाले से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। बताओ क्यों? ऐसा देखना, पिछली बार ये भी आया था जेट में एक क्वेश्चन, दोबारा सीखना। भैया लोन पेयर तो सेम है, सही है कि नहीं है? लेकिन दूसरे आवर्त वाले का आकार छोटा, तीसरे आवर्त वाले का आकार बड़ा। छोटे आकार वालों में लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण है ज्यादा और यहाँ प्रतिकर्षण है कम।
इसका मतलब तीसरी आवर्त वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और दूसरी आवर्त वाले की कम। इसका मतलब इसको तोड़ना क्या है, आसान, क्योंकि यहां पहले से ही प्रतिकर्षण है ज्यादा और यहां पहले से प्रतिकर्षण है कम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये तीसरी आवर्त वाले की दूसरे से क्या होती है, ज्यादा। वहां होता था अकेला एटम, यहां है अणु। तो बताओ एस एस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा या ओ की, एस एस की। क्या आकार बढ़ा तो लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण है कम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी लिख लो। और सबसे अच्छा तो ये है, ये वाला ऑर्डर। कई बार आपकी विद्युत ऋणता इतनी सवार हो जाती है कि आप भूल जाते हो, तो विद्युत ऋणता के चक्कर में गलती मत करना भैया। अगला जो मैं ऑर्डर लिखूंगा उसमें आप विद्युत ऋणता के चक्कर में गलती मत करना भाई। विद्युत ऋणता के चक्कर में गलती हो सकती है, विद्युत ऋणता के चक्कर में। चलो भाई बताओ, एफ एफ ओ ओ एन एन कार्बन कार्बन एच एच। ये पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, बंदे सामर्थ्य पूछ रहा है। बताओ भाई, एक ही आवर्त है ना। अब आप दिमाग क्या लगाओ यार, ये बंद सामर्थ्य का मतलब है किस बंद को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। ये अपने अलग है, इलेक्ट्रॉन हटाना जोड़ना, आईपी अलग है, ये अलग है बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला। अब बताओ पहले आवर्त वाला तो आगे आगे आएगा। अरे छोटे छोटे एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, इसकी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज्यादा। अरे ये दूसरे आवर्त वाले हैं, ये पहले आवर्त वाला, वो तो आगे आएगा ही आएगा। अरे अतिव्यापन किनके बीच जाता होता है, छोटे छोटे ऑर्बिटल्स के बीच ज्यादा होता है, तो एच तो आगे आएगा ही। अब बताओ यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर है, फ्लोरीन पर तो तीन तीन लोन पेयर है। अब बताओ लोन पेयर के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, इनका बॉन्ड हो जाएगा वीक, तो ये कहाँ आएंगे, पीछे ही पीछे। बताओ सी कार्बन कार्बन कहाँ आएगा, आगे ही आगे, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आगे ही आगे, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन। ये वाला ऑर्डर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में और बॉन्ड एनर्जी में आपका गलत नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी लो आप। अगर गलती करोगे आप जल्दीबाजी के चक्कर में तो आपसे गलती होगी। हो गए नहीं तो। चलो भाई अगला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताओ, अपचयिक सामर्थ्य का मतलब वही है, ऑक्सीकारक का मतलब क्या था, दूसरों का ऑक्सीकरण खुद का अपचयन। अपचय का मतलब दूसरों का अपचयन खुद का ऑक्सीकरण। ये लो भैया, आज ये +2 में ज्यादा स्थायी नहीं होना चाहता, ये +4 में होना चाहता है, तो बताओ ये क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन। जो दूसरों का अपचयन करता है वो कौन होता है, अपचायक। जो दूसरों का अपचयन करे खुद का ऑक्सीकरण करे, ये वाला सही है। ये लो, ऑक्सीकारक में ये कौन आ रहा था, आगे आगे, तो अपचायक में कौन आ गया, एच। अब बताओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बताओ कितना आता था ऑक्सीकरण, बताओ +5 +3 और +1। ये अपचयी कौन है, दूसरों का अपचयन करना चाहता है खुद का ऑक्सीकरण। याद करो जो अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है वो कौन होता है, अपचायक। जो कहाँ जाना चाहता है, उच्चतम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अपचयक ऑक्सीकारक का सीख गए ना, ऑक्सीकारक कौन होता है, जो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। अपचयक कौन होता है, जो अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। बताओ भाई सहसंयोजक गुण, फटाफट क्या देखना है, फाई, बोलो भाई। ये लो, अरे +-, +2 - +3 -+4 आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा, फाई भी बढ़ेगा, सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। ये लो भैया, केटाइन का आकार छोटा तो फाई ज्यादा। अरे mg केटाइन क्या है, छोटा ही छोटा, ये क्या है, बड़ा। अगला बताओ, ये लो, इनमें क्या देखा बताओ, याद करो फाई आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, केटाइन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती, एनाइन के आकार के समानुपाती। आवेश सेम, केटाइन भी सेम, तो एनाइन का आकार बढ़ा तो फाई भी ज्यादा। ये लो, आवेश सेम, केटाइन सेम। अब बताओ ऑक्सीजन पर -2, यहाँ एस पर -2, यहाँ रेनाइन का आकार बड़ा, यहाँ रेनाइन का आकार छोटा। ये तीसरे आवर्त का, ये दूसरे आवर्त का। बताओ भाई, ये लो,
ये तो आज ही बताया था। ये सारे के सारे यौगिक कैसे थे? आयनिक। अब बताओ इसमें ये कौन था आगे आगे? अरे ये कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है? सहसंयोजक। ये बताओ एल्यूमिनियम +3 F माइनस, एल्यूमिनियम +3 O-2, एल्यूमिनियम +3 N-3। यहाँ आवेशों का गुणनफल बहुत ज्यादा तो फाई बहुत ज्यादा तो सहसंयोजक गुण भी ज्यादा। यहाँ गुणा हुआ 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 3 तिया 9। फाई ज्यादा, आवेशों का गुणनफल ज्यादा, फाई ज्यादा तो सहसंयोजक गुण भी ज्यादा। तो बताओ आयनिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, AlF3, Al2O3 और Aln। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य। जहां En ज्यादा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य भी ज्यादा। आगे आगे F, फिर O, फिर N। मैं क्या पूछ रहा था? वो ऑर्डर आया था वहां किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। ये ऑर्डर आ रहा है किसका? हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य का। हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य डिपेंड करती है किस पर? En पर। जहां En ज्यादा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य भी ज्यादा। वो तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता था हाइड्रोजन बंध की संख्या पर, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य डिपेंड करती है En पर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य का ऑर्डर तो यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब सुनो भाई, ध्यान से पढ़ना। जल में आयनिक त्रिज्या का क्या क्रम होगा? जल में छोटा छोटा नहीं होता था, बहुत ही बड़ा होता था। क्या कारण था उसका? क्या हो जाता था? जल योजन। याद करो, जो पानी में छोटा, जो पानी के बाहर छोटा होगा, पानी में डालती उसका जल योजन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बताओ आकार में क्या हो जाएगा? बड़ा। तो देखो पानी में छोटा छोटा नहीं है, पानी में छोटा बहुत ही बड़ा है। क्या कारण था? अरे पानी में छोटे आयन का क्या ज्यादा होता था? जल योजन। जल योजन बहुत ज्यादा होता, आकार बहुत ही बड़ा। तो भैया पानी में छोटा छोटा नहीं होता, पानी में छोटे आयन के चारों तरफ पानी के अणु क्या आते हैं? बहुत ही ज्यादा। उसका आकार पानी में क्या हो जाता है? बहुत ही बड़ा। एक बात बताओ, जो पानी के बाहर बाहर बहुत छोटा था, पानी के अंदर जलयोजन होने के कारण बहुत बड़ा हो गया, तो उस आयन की पानी में गति भी क्या होगी? बहुत कम। और इसकी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। तो बताओ जस्ट चालकता का क्रम क्या आएगा? Cgm प्लस, अरे Rb प्लस, K प्लस, Na प्लस और Li प्लस। चालकता का क्रम जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। ये लो, इसका जलयोजन कम, इसका जलयोजन ज्यादा, तो इसका आकार क्या होगा? बड़ा। चालकता का क्रम जस्ट उल्टा। ये तो एस ब्लॉक में बहुत अच्छे से बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पानी के बाहर उदासीन अवस्था में आकार चेक करने का क्या क्रम होता था? वर्ग में ऊपर से नीचे जाओ, कोश की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगी। आवर्त में बाईं से दाएं जाओ, जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार घटेगा। बताओ भाई क्या पूछ रहा है? जल में मोलर है चालकता। बताओ जस्ट क्या आ गया? उल्टा। बताओ हाइड्रोजन बंध के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। एक बात बताओ, हाइड्रोजन के साथ छोटा छोटे के साथ और बड़ा, और आज ही बताया था छोटा छोटे के साथ और बड़ा। हाइड्रोजन के साथ स्थाई कौन था? LiH। फिर कौन था? NaH। फिर कौन था? KH। फिर RbH, फिर CH। बताया था कहाँ का ऑर्डर? अरे आज बताया था ताप ये स्थायित्व है। जहां हाइड्रोजन आता था वहां आकार की क्या होता था? जस्ट व्युत्क्रमानुपाती। चलो भाई बताओ वायु के साथ क्रियाशील एस ब्लॉक की धातुओं की क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती थी? लगातार ज्यादा से ज्यादा। अगला है जलयोजन ऊर्जा। याद करो सेकंड डे की धातुएं का मतलब जहां आकार छोटा होता है, या तुम खुद ही देख लो ना, छोटे आयन का जलयोजन क्या होता है? ज्यादा। तो याद रखना जलयोजन ऊर्जा हमेशा बताऊं क्या होती है? आकार के व्युत्क्रमानुपात। ये पानी में विलेयता का ऑर्डर नहीं है, ये पानी के साथ क्रिया का ऑर्डर है। कौन सा आयन पानी के साथ क्रिया ज्यादा करता है? जिसका आकार छोटा होता है। तो दोबारा बताओ, छोटे आयन वाले का जिसका आकार छोटा होता है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, आकर्षण भी ज्यादा। जहां आयन की पानी के अणुओं के साथ क्रिया ज्यादा होगी उसका जलयोजन भी क्या होगा? ज्यादा। याद करो सेकंड डे वालों का जलयोजन फर्स्ट डे वाले से ज्यादा, सेकंड डे वालों का आकार छोटा, फर्स्ट डे वाले का बड़ा। तो देखो जिसका आकार छोटा उसका जलयोजन ज्यादा से ज्यादा, जिसका आकार छोटा उसका जलयोजन ज्यादा से ज्यादा, जिस पर आवेश ज्यादा आकार छोटा उसका जलयोजन ज्यादा से ज्यादा। तो बताओ छोटे आयन का जलयोजन क्या होता है? ज्यादा। बताओ भाई किसका क्रम? इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तीसरे आवर्त वाला दूसरे आवर्त से क्या आता था? आगे। ये हमें याद नहीं करना पड़ता। Cl आगे, फिर F, फिर S, फिर O। याद करो OS, FCl, आगे आगे Cl, फिर F, फिर S, फिर O। दोबारा देखो OSNP, आगे आगे S, फिर O, फिर P, फिर N।
चलो भाई अगला बताओ, ई एन का तो हमें आता ही है। चलो ई एन का ऑर्डर तो यही आएगा अगर एग्जाम में आएगा, तो ये तो बहुत क्या है, आसान। ये वाला भी क्या है, बहुत आसान। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा तो ई एन घटेगा। ये लो, ये वाला भी क्या, ये तो एक ही आवर्त की, इसका आकार तो बहुत ही बड़ा है। चलो भाई बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर की जस्ट क्या होती थी, उल्टी। बताओ भाई, याद रखना बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3 2 1 1, लेकिन यहाँ आकार क्या है, बड़ा। बड़े बड़े आकार वालों के बीच बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा। तो ये वाला ऑर्डर तो क्या है, बिल्कुल सही। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ऑर्डर ऐसा क्यों आया, अरे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्यों आया, देखो यहाँ ई एन ज्यादा है, ई एन ज्यादा होने से एटम्स कहाँ जाएंगे, पास पास। यहाँ तो दोनों की ई एन ज्यादा, एटम्स कहाँ जाएंगे, पास पास। एक बात याद रखो, कार्बन का आकार बड़ा, नाइट्रोजन का आकार छोटा। और छोटे छोटे परमाणु अगर बॉन्ड बनाएंगे ना तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, कम। बड़े बड़े परमाणु बॉन्ड बनाएंगे ना, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा। ये ऐसे नहीं लग रहा, ये एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कार्बन बड़ा, एन बड़ा, कार्बन बड़ा, एन छोटा, आवर्त में 22 जाओगे, ये बड़ा और ये छोटा। बड़े वाले जो बॉन्ड बनाएंगे उनकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा। छोटे छोटे बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, कम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बताओ, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है। जहां भैया बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बंदी ज्यादा, वहां तो एटम्स बिल्कुल पास पास। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब है, बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब है दो एटम्स के बीच बंदों की संख्या ज्यादा, आकर्षण है ज्यादा, बंद बनाने वाले एटम्स बिल्कुल पास पास, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, कम। तो यह वाला तो बहुत आसान है। अब बताओ यहाँ तो क्या लागू होगी, एमओटी। बताओ भाई कितने, 8 7 15 भी चाहिए, 14 15 और ये 16। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बताओ 2.5 और यहाँ 2। याद करो ये बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछ रहा, बॉन्ड लेंथ का जस्ट उल्टा। तो बताओ आगे आगे 2 वाला आया, फिर 2.5 वाला, फिर 3 वाला। ये गलती होगी आपसे, याद रखना बॉन्ड ऑर्डर चेक नहीं करना, बॉन्ड लेंथ चेक करनी है यहाँ। अगला, अब देखो चेक कर लो, O3 में कितना आ रहा था, O2 में कितना आ रहा था बॉन्ड ऑर्डर, 2। O3 में ज्ञात करना सिखाया था 1.5, और इसमें भी H प्लस को निकाल दो, -2। 18 में कितना बॉन्ड ऑर्डर, 1। बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अरे O3 में निकालना सिखाया था ना पॉली एटॉमिक में, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 3, ऑक्सीजन एटम कितने, 2, कितना आया 1.5। इनमें ही तो सीखना है अपने को, अब इनमें ही तो सीखना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, इनमें ही पूछा जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा। चलो बताओ CO में कितने बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन कितने, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। CO2 में याद करो, अरे चारों तरफ बंद कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। CO3 -2 में, अरे पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में, बहुपरमाणविक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करते थे, केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड कितने, 4, ऑक्सीजन एटम कितने, 3, कितना आया 1.33। तो बताओ यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.33। जहां बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम वहां बॉन्ड लेंथ बहुत है ज्यादा। ये वाला तो क्या पता टेस्ट में कितनी बार दे दिया, कॉपी में कितनी बार लिखवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल बॉन्ड लेंथ के बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे तो इन दोनों में से आएंगे। पॉली एटॉमिक में बॉन्ड ऑर्डर तो चेक करना आता ही है, और इसका चेक करना आ गया ना, इसका तो H प्लस को कहाँ निकाल दो, बाहर। बताओ एक बार दोबारा, N2 में इलेक्ट्रॉन कितने, 14, यहाँ कितने 15, यहाँ कितने 16, यहाँ 3, यहाँ 2.5 और यहाँ 2। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, वहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ये आएगा तो बताओ कितने, 16। बताओ कितने हो गए, 14, यहाँ 16, 17 और 18। बॉन्ड ऑर्डर 1, 1.5, 2 और 2.5। जहां बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम वहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। आपके GAT में आएगा तो ये वाला एग्जाम्पल आएगा। बताओ बड़े बड़े परमाणुओं के बीच बनने वाला बंद कैसा होता है, बड़ा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। छोटे छोटे परमाणु के बीच बनने वाला बॉन्ड भी क्या होंगे, एटम से पास पास, उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम। ऐसे मतलब जो बात पूछी जा रही है वही बात बतानी है अपने को। चलो भाई, द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बताओ इसका तो कितना, 0 सम्मित है ना, थोड़ा बंद अलग अलग, बंद फिर अलग अलग, यहाँ तो बहुत ही अलग अलग। तो बताओ ये द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। बताओ HF और H2O में ज्यादा EN का अंतर कहाँ, HF में, तो इनकी ज्यादा। इन दोनों को मैंने सिखाया था, याद करो, NF3 और NH3 में बहुत अच्छे से सिखाया था। बताओ EN की क्या देखनी है, डायरेक्शन। बताओ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती थी, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी। ये लो, कम से अधिक, कम से अधिक, कम से अधिक, लो एम्पीयर के कारण खुद की तरफ।
कम से अधिक, कम से अधिक, कम से अधिक लोन पे, सारे तीर एक तरफ जा रहे हैं, यहाँ तीर नीचे और एक तीर ऊपर, आपस में क्या हो रहा होगा, कैंसिल। इसका मतलब NF3 का आएगा कम और NH3 का आएगा ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विध्रुव आघूर्ण का ये वाला क्वेश्चन। तो भाई तुम क्या सोचोगे, दिमाग लगाओगे एग्जाम में, इसकी EN ज्यादा, नहीं 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 नहीं, यहाँ NH3 का ज्यादा और NF3 का कम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ यहाँ ट्रांस का कितना होता था, 0, याद करो। देखिए शीश में दोनों कहाँ आते थे, एक तरफ, ट्रांस में दोनों कहाँ आते थे, विपरीत। इनका क्या हो जाता था बताओ, 0। तो बताओ किसका ज्यादा, शीश का ज्यादा, ट्रांस का 0। क्या होता था, ये द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखना भाई। ये लो, ये वाला भी एक बार बता देता हूं, द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बताओ। यहाँ Cl आता था, ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और ये पेरा डाइक्लोरो। द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। इसकी तो क्या हो जाती थी, 0। तो पेरा वाला तो कहाँ आता था, पीछे ही पीछे। ये देखो पेरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, ये क्रम है, याद करो, ये अपवाद था। वैसे द्विध्रुव आघूर्ण म्यू है ना, वो विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती होता है, लेकिन CH3Cl CH3F से कहाँ आता था, आगे। देखो एक तो NH3 NF3 वाला इंपॉर्टेंट है द्विध्रुव आघूर्ण में, एक इंपॉर्टेंट है ये CH3Cl CH3F से कहाँ आता था, आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी लिख लेना। एक तो NH3 NF3 को लिख लेना कि NH3 का NF3 से ज्यादा, एक CH3Cl का CH3F से ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। CH3Cl का CH3F से क्या है, ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, देखिए याद करो, म्यू होता था विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती। HF का H2O से क्या आएगा, ज्यादा। बताओ H2O का H2S से क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विद्युत ऋणता के। ये लो HF में विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो ये किसके आधार पर दिया गया है, अरे बोलो तो सही, विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर। चलो भाई, ये हमने इनऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास में पढ़े हैं। इसको आप अच्छे से रिवीजन करना, एक बार और देखना, अच्छे से याद करना। इन क्वेश्चनों के बाहर इनऑर्गेनिक से आएगा भी नहीं। जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, सभी को ध्यान से देखना। थैंक यू।